the India, Middle East, Europe Economic Corridor. The India, Middle East, Europe corridor, or the new spice route. The idea is ambitious: to connect Europe to India. Is of course India, Middle East, Europe mega economic corridor, which will bring India and Europe closer. Very important transcontinental corridor being announced. I'm talking about the India, Middle East, Europe Economic Corridor, or the IMEC. जो बिडेन का अगर बात माने तो 2023 G20 में जितना भी इनिशिएटिव लिया गया है उनमें से सबसे अच्छा जो है वो है इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कुछ एक्सपर्ट का कहना है ये तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका करारा जवाब है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस है और इसीलिए टर्न अराउंड टाइम फिक्स किया गया है। दिन नेक्स्ट 60 डेज ये सारे जो अथॉरिटीज है वो फिर से मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में टोटल 8 कंट्रीज है जिसमें भारत, यूएस, सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी भी है। यूएस इस प्रोजेक्ट में इतना जो इंटरेस्ट शो कर रहा है उसके पीछे एक ही रीजन है कि चाइना को करारा जवाब देना। चाइना का जो इकोनॉमी है वो मेनली एक्सपोर्ट पे टिका हुआ है और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो आगे जाके यूरोप के साथ इंडिया कनेक्ट हो जाएगा और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इफेक्टेड होगा, चाइना का इकोनॉमी भी इफेक्ट होगा, इससे चाइना का जो ग्रोथ है वो घट जाएगा। ऑन द अदर साइड यूएस अपना जो सुपर पावर का टैग है वो कंटिन्यू रख पाएगा। एग्जैक्टली ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होता क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है जो आगे जाके डिफरेंट प्लेसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। डिमांड और सप्लाई का जो चेन है उसको कनेक्ट करता है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट जगह को कनेक्ट करने के वजह से डिफरेंट प्लेसेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ जो ट्रेड है वो बढ़ता है। देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर दो तरह का होता है, एक जो कंट्री के अंदर होता है और दूसरा जो कंट्री के बाहर। इंडिया के अंदर बहुत सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले भी बना है, आज भी बन रहा है। इनमें से दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसमें 90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। ऑन द अदर साइड अगर आप दुनिया में देखें, कंट्री का जो बेसिक नीड है वो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के वो बेसिक नीड को फुलफिल करता है, जिसमें आगे जाके वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो भी बढ़ता है। दोनों कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें एक अच्छा सा ग्रोथ आता है। अगर आपको आसान भाषा में कहे तो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ब्रिज बनाता है और आगे जाके यही ब्रिज के लिए ट्रेड बढ़ता है और दोनों का इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो होता है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करता है, उनमें जब जियोपॉलिटिकल कोई मेजर मूवमेंट आता है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन वॉर में, अगर यूक्रेन वॉर को देखा जाए तो यूक्रेन वॉर के वजह से दुनिया में डिफरेंट प्लेसेस में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर इफेक्ट आया, जिससे आगे जाके क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट था या फिर क्रूड ऑयल का जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा था वो सब कंट्री इफेक्टेड हुआ। ऑन द अदर साइड फूड और ग्रेन का सप्लाई चलता रहे, इसीलिए ब्लैक सी एग्रीमेंट किया गया, मगर वो एग्रीमेंट चल नहीं पाया। इसके पीछे दूसरा रीजन है। और ऐसे ही जो इकोनॉमिक कॉरिडोर डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करता है जो अनस्टेबल है, उसमें जाके कभी भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इफेक्ट हो सकता है और इनका स्टेबिलिटी को लेके दूसरा कंट्री को भी सोचना पड़ता है। ग्लोबली देखे तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, साथ ही साथ चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ये भी डिफरेंट कंट्रीज से होकर गुजरता है और आगे जाके कोई भी कंट्री में अगर टर्मोइल क्रिएट होता है तो उसका जो इफेक्ट है ये सब कॉरिडोर में आ सकता है। भारत में भी लास्ट कुछ सालों में बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, जिनमें से ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और मुंबई बैंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे जाके इंडिया का ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाएगा। हम लोग का जो मेन टॉपिक है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पे वापस आते हैं। जैसे हर कॉइन का दूसरा साइड रहता है, वैसा ही इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में बहुत कोई खड़े हैं। हम लोग का पड़ोसी को छोड़ के भी बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिन लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। ऑन द अदर साइड अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तब उन लोगों का कंट्री को भी इंक्लूड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल तुर्की का प्रेसिडेंट का कहना है कि तुर्की को छोड़ के कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बन ही नहीं सकता है। तुर्की अपने तरफ से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रो कर रहा है वही सबसे बेस्ट है और वही इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे जाके वर्ल्ड इकोनॉमी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तुर्की अपने तरफ से जो इकोनॉमिक रूट सजेस्ट कर रहे हैं उसको आप इराक डेवलपमेंट रूट कह सकते हैं। ये रूट अल्फा पोर्ट से होते हुए पहले इराक, फिर तुर्की, फिर यूरोप जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्लान, गुड्स हाया ट्रेन अल्फा पोर्ट से पहले तुर्की, उसके बाद यूरोप ट्रेवल करेगा।
इस प्रोजेक्ट का बजट है $17 मिलियन और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1000 जॉब क्रिएट होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग रिटर्न का सोचे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पर ईयर ये $4 बिलियन का रिटर्न प्रोवाइड करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यूएई भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है। यूएई एक ऐसा कंट्री है जो कोई भी अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है उस प्रोजेक्ट में पार्ट होता है। अगर आप यूएई को देखें तो जितना सारा भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है सब में यूएई पार्टनर है। तो यूएई का ये स्ट्रेटेजी क्या है, आगे जाके यूएई अगर इतना कंट्री के साथ अपना मेल मिलाप कर रहा है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ पक तो रहा है। तो क्या पक रहा है ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप कमेंट करते तो आगे जाके मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर हम लोग दुनिया में झांक के देखें तो बहुत सारा कंट्रीज है जो अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में इकोनॉमिक कॉरिडोर सजेस्ट किया है और वही प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे हैं। मगर देखा जाए तो ज्यादातर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो कंप्लीट नहीं है। ऑन द अदर साइड बहुत सारा ऐसे कंट्रीज भी है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर को फंडिंग करने के लिए अपना जो इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो ऐसा बहुत सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो अभी भी इनकम्प्लीट पड़ा है या फिर एक पार्ट में वो सिर्फ कंप्लीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्ट्री। पहला जो है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये प्रपोज किया गया था 2002 में। 7200 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया को रशिया से कनेक्ट किया जा रहा है। और आज हम लोग 2023 में हैं और कॉरिडोर कितना एक्टिव है ये किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेसिया कॉरिडोर। इसको प्रपोज किया गया था 1993 में और ये कॉरिडोर यूरोपियन यूनियन के साथ 13 और कंट्रीज को कनेक्ट करता है। मेनली जो कंट्रीज है वो एशिया से बिलोंग करता है, मगर 1993 के बाद आज तक ये कॉरिडोर कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांस कैस्पिशियन कॉरिडोर। इसका रूट सेंट्रल एशिया से यूरोप तक जाता है। बाकी दोनों प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन पे है। इसके बाद है नॉर्थ सी रूट। ये एशिया को यूरोप के साथ वाया सी कनेक्ट करता है और इस रूट का ज्यादातर जो पार्ट है वो रशिया का इकोनॉमिक जोन होकर जाता है, मगर ये रूट भी एक्टिव नहीं है। अगर हम लोग ये इकोनॉमिक कॉरिडोर से कुछ सीखना चाहे तो हम लोग को पता चलता है बाय पेपर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। ऑन द अदर साइड जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑन ग्राउंड बनाया जाता है तब डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स आता है, जिसमें इम्पोर्टेंट जो होता है कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशन, कंट्री कब फंडिंग करेगा, कैसे फंडिंग करेगा। ऑन द अदर साइड लैंड एक्विजिशन और पूरा प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट करके उस प्रोजेक्ट को एक्टिव करना है। ये इतना इजी नहीं है और इसीलिए बहुत सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बाय पेपर तो बन गया है, मगर ऑन ग्राउंड ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर कभी भी एक्टिव हो नहीं सका। एशिया और यूरोप के बीच में मोर देन $2 ट्रिलियन का ट्रेड होता है और डिफरेंट जो कंट्रीज है जो इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमेशा अपने तरफ से ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं कि टाइम जो है उसको सेव किया जाए, साथ ही साथ जो ट्रेड का कॉस्टिंग है वो भी घटे। ट्रेड में सबसे जो कॉस्टली होता है वो है टाइम, और आज के डेट में भी ज्यादातर एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता है वो वाया सुएज कैनल ही होता है। अगर स्पाइस रूट जो प्रपोज किया गया है वो बनता है तो आगे जाके ट्रेड में 40% प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल आज के डेट में मुंबई से अगर आप यूरोप जाते हैं वाया कार्गो शिप तो आपको 28 डेज लगता है, और आगे अगर ये स्पाइस रूट बन जाता है तो ये 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रेड के भाषा में कहे तो जो टाइम है वही मनी है। तो और इसीलिए G20 में डिसीजन लिया गया है एक टर्न अराउंड टाइम जो कि है 60 डेज। विद इन 60 डेज ये जो सारे कंट्रीज है ये लोग एक साथ फिर से मीटिंग में बैठेगा और आगे जाके ये जो प्रोजेक्ट है इसका फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। होपफुली सबके पास अपना कंट्री में ये प्रोजेक्ट कैसे जाएगा इसका एक क्लियर व्यू और क्लियर मैप होगा। ऑन द अदर साइड ये प्रोजेक्ट में जो स्किल्ड एम्प्लॉय लगेगा तो कंप्लीट करने में कंट्री वो भी अरेंज कर पाएगा एग्जैक्ट टाइम में। अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को चाइना का बेल्ट एंड रोड के साथ कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड को चाइना फंडिंग कर रहा था और इसीलिए चाइना को किसी के पास से कोई परमिशन का जरूरत नहीं था। ऑन द अदर साइड चाइना को जब जो डिसीजन लेना था चाइना अपने तरफ से लिया इस प्रोजेक्ट को लेकर। जब सेम प्रोजेक्ट में डिफरेंस अलायंस आ जाता है तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है और हर कोई अपना जो कंट्री का इंटरेस्ट है उस हिसाब से प्रोजेक्ट को डिजाइन करना चाहता है। आगे जाके इतना सारा अलायंस को एक ही साथ एक पेज में लाना और उसके बाद ये प्रोजेक्ट को लाइव करना थोड़ा सा टफ दिखता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई कॉरिडोर ऐसा कोई कंट्री से जाता है जो स्टेबल नहीं है उस कंट्री में कॉरिडोर का सेफ्टी और सिक्योरिटी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल एडवान का जो प्रोजेक्ट है वो इराक से जाता है और इराक में अगर आप सिक्योरिटी या फिर स्टेबिलिटी ढूंढे
तो आगे जाके ये कॉरिडोर का फ्यूचर क्या है या फिर कब तक ये कॉरिडोर एक्टिव रहेगा, उसमें भी क्वेश्चन अराइज। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो सबसे अच्छा बात है कि इसमें इंडिया है। जैसे इंडिया G20 में इतना सारा कंट्रीज को लीड किया और सबको एक पेज में लाके अपना जो डिक्लेरेशन है वो करवाया, वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके जब ये कॉरिडोर बनेगा तब इंडिया वन ऑफ द मेजर की पार्ट प्ले करेगा और अपने तरफ से ये कॉरिडोर को कंप्लीट करके जितना जल्दी हो सके एक्टिव करेगा, क्योंकि आगे जाके जितना भी कंट्रीज है उन लोगों का इससे ट्रेड बढ़ेगा और ट्रेड अगर बढ़ेगा तो कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ग्रोथ होगा। और अगर आपको मेरे जैसा एक क्रिएटर का ग्रोथ दिखना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में आप एक क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो आपके जो फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इंडिया का ये जो जर्नी है ग्रोथ का ये कैसे चल रहा है और आगे इंडिया क्या सोच रहा है फ्यूचर के लिए। आज के लिए इतना ही। कोई भी टॉपिक में अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा और नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसा ही वीडियो फिर से लाऊंगा। थैंक यू।